नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीएन लोधा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा है। पिछले दो वीडियो में पूरा हमने मौर्य साम्राज्य कवर किया है। दोस्तों, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम गुप्त साम्राज्य के बारे में, और गुप्त साम्राज्य से संबंधित ये पहला वीडियो है दोस्तों। इसमें हम 30 प्रश्न देखेंगे दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न जो है राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की किताब से लिए गए हैं, और सारे प्रश्न प्रामाणिक हैं और उनके आंसर भी प्रामाणिक हैं। इनमें किसी भी प्रश्न में कोई संदेह नहीं है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अच्छा लगे तो, और अपना कमेंट भी दीजिए दोस्तों, ताकि हमें अच्छा लगे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहें। ठीक है दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है बताना है दोस्तों आपको। तिलभट्ट, वत्सभट्ट, हरिशेन, रविकीर्ति। कौन है दोस्तों? बताइए जल्दी से। कौन है? कौन है दोस्तों? हरिशेन। कौन है दोस्तों? हरिशेन है। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है दोस्तों? हरिशेन है। दोस्तों, जो तिलभट्ट है, तिलभट्ट ने इसको उत्कीर्ण किया था और इसकी रचना हरिशेन ने की थी। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। यदि उत्कीर्ण करने वाले के नाम आए, यानी कि एक तरीके से ये तो आर्टिस्ट था, कलाकार था, शिल्पकार था तिलभट्ट ने, इसने तो जो है इसको उत्कीर्ण की थी, और हरिशेन ने इसको लिखा था। ठीक है दोस्तों। और इसमें दो और है दोस्तों, जैसे वत्सभट्टी है, तो वत्सभट्टी या वत्सभट्टी जो है दोस्तों, इसने जो है मंदसौर प्रशस्ति लिखी थी। कौन सी? मंदसौर प्रशस्ति लिखी थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक और है रविकीर्ति। रविकीर्ति ने जो है एहोल प्रशस्ति लिखी थी। कौन सी? एहोल प्रशस्ति। महत्वपूर्ण है दोस्तों चारों, इसलिए इसको लिया था। एहोल प्रशस्ति 634 की है दोस्तों। ठीक है। पुलकेशन, चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय और हर्ष के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, समुद्रगुप्त ने मौर्यों द्वारा है दोस्तों, मौर्यों द्वारा निर्मित किस झील का जीर्णोद्धार कराया था? किस झील का जीर्णोद्धार कराया था दोस्तों? बताइए जल्दी से। किस झील का करवाया था? पुष्कर, डल, चंद्रगिरी, सुदर्शन। किस झील का निर्माण करवाया था दोस्तों? तो ये करवाया था सुदर्शन झील का। दोस्तों, स्कंदगुप्त के टाइम पर गुजरात का जो शासक था वो था, गवर्नर था, वो कौन था? पर्णदत्त था। कौन था दोस्तों? पर्णदत्त। पर्णदत्त का जो पुत्र था चक्रपालित। कौन था? चक्रपालित ने जो है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। किसने करवाया था? चक्रपालित ने। किसका पुत्र था? पर्णदत्त का। पर्णदत्त कौन था? गवर्नर था। किसका गवर्नर था? स्कंदगुप्त का, गुजरात का गवर्नर था। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, गुप्तकालीन विद्वान कौन है? आर्यभट्ट, वरामिहिर, ब्रह्मगुप्त। दोस्तों, इसमें कौन कौन से विद्वान है गुप्तकालीन? बताइए जल्दी से। उक्त सभी जो है क्या है? गुप्तकालीन विद्वान है। ठीक है। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपके क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है चौथा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और श्रीगुप्त। कौन था दोस्तों? श्रीगुप्त था दोस्तों। कौन था? श्रीगुप्त ने कब? 275 ईस्वी में जो है किसकी स्थापना करी थी? गुप्त वंश की स्थापना करी थी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने थोड़े सिंपल प्रश्न जो है शामिल किए हैं, जो 10वीं और 12वीं की किताब में। 10वीं के सारे प्रश्न आ गए इसमें, लेकिन 12वीं के सारे प्रश्न नहीं आ पाए हैं। समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और संस्कृति से संबंधित, उनको अगले वीडियो में लेंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो इस वीडियो में थोड़े सिंपल प्रश्न हैं। 10वीं के सारे प्रश्न आ गए दोस्तों इसमें, तो आप ध्यान से देखिएगा। इसमें से अगर आप अच्छी तरीके से करते हो तो मैं दावे के साथ कहूँगा कि इसमें से एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। आपकी परीक्षा में आएगा तो इन्हीं में से आएगा। ठीक है। क्योंकि हम एक भी फैक्ट नहीं छोड़ रहे हैं, सारी चीज़ें जो आने लायक हैं वो सब इसमें डाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, घटोत्कच ने कौन सी उपाधि धारण की थी? घटोत्कच ने कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों? बताइए जल्दी से। महाराज, महाधिराज, महाराजाधिराज, सम्राट, सामंत।
कौन सी उपाधि धारण की थी बताइए? महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराज की उपाधि धारण की थी दोस्तों। महाराजा अधिराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी दोस्तों, है ना। किसने? महाधिराज की उपाधि किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसने गढ़ोत्कच ने तो महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 16 छठा प्रश्न है दोस्तों, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से किसने विवाह किया था? किसने विवाह किया था दोस्तों? घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त। किसने किया था दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था दोस्तों। और चंद्रगुप्त प्रथम और ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से जो है समुद्रगुप्त पैदा हुआ था। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को दोस्तों लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र। ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ये याद रखना है। लिच्छवी दोहित्र किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत किसने चलाया था? गुप्त संवत किसने चलाया था दोस्तों? घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या श्रीगुप्त? तो किसने चलाया था दोस्तों? जो गुप्त संवत है दोस्तों वो चलाया था 319-20 में। 319-20 में किसने चलाया था दोस्तों? ये चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो जो गुप्त संवत है वो कब प्रारंभ हुआ था? 319-20 ईस्वी में। 319-20 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आप ये भी बताइएगा कमेंट करके कि शक संवत कब प्रारंभ हुआ और विक्रमी संवत कब प्रारंभ हुआ। बता देता हूँ दोस्तों, शक संवत जो है वो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ठीक है, और विक्रमी जो संवत है, विक्रमी संवत कब प्रारंभ हुआ? ये 57 ईस्वी पूर्व में, 57 ईस्वी पूर्व में, यानी कि ईस्वी के 57 साल पहले प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और एक और संवत आता है दोस्तों हिजरी। हिजरी कब प्रारंभ हुआ ये भी बताइएगा, आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर बता दूंगा आपको। चलो मैं बता ही देता हूँ, हिजरी संवत जो है 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। मुस्लिम धर्म से संबंधित है। हिजरी संवत 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है बताइए जल्दी से? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। दोस्तों पता तो रहता है हमको जो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये तो पता है हमको कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है, लेकिन किसने कहा था ये भी याद होना चाहिए। किसने कहा था बताइए, आप जल्दी से बता देंगे क्या? चलो मैं बता देता हूँ किसने कहा था। विसेंट स्मिथ ने। किसने? विसेंट स्मिथ ने कहा था दोस्तों। विसेंट स्मिथ ने जो है भारत का नेपोलियन कहा था किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 9वां प्रश्न है, अश्वमेघ पराक्रम किसके सिक्कों पर मिलता है? अश्वमेघ पराक्रम किसके सिक्कों पर मिलता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसके सिक्कों पर मिलता है दोस्तों? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जो है क्या मिलता है? अश्वमेघ पराक्रम। इसने अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है सिक्कों पर। ठीक है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है बताइए? कविराज, धर्म प्राचीर, विष्णु भक्त। क्या कहा जाता है दोस्तों? ये सारे ही कहा जाता है। ये कविराज भी था, धर्म प्राचीर भी था और विष्णु भक्त भी था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं बीच बीच में आपसे कहता हूँ कि इस प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यदि मैं इसको ऐसे ही आपको बिना बताए ही छोड़ दूँ तो क्या आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे क्या? मुझे बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ूं। बताइए, अगला प्रश्न है, देवराज, देवगुप्त किसके अन्य नाम थे? देवराज व देवगुप्त किसके अन्य नाम थे बताइएगा जल्दी से? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। नाम वो आ रहे दोस्तों घूम फिर करके, बताइए क्या नाम किसका था? तो ये था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का क्या नाम था? देवराज और देवगुप्त था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी दोस्तों बताइएगा? प्रभावती गुप्ता समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी दोस्तों। और इसका जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था दोस्तों? वाकाटक,
किस वाकाटक नरेश था दोस्तों, वाकाटक नरेश था। रुद्रसेन रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था दोस्तों। इसके जो है जीवन काल में ही, यानी कि जब प्रभावती गुप्ता जो है जवान थी उस टाइम पे रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से वाकाटक शासन भी किसके प्रभाव में आ गया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में। ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? रिद्धिपुर ताम्रपत्र से, और प्रभावती गुप्ता के और भी लेख हैं उनसे ये जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। प्रभावती गुप्ता के लेख है दोस्तों, पूना ताम्रपत्र भी है, रिद्धिपुत्र ताम्रपत्र और पूना ताम्रपत्र, दो है, इनसे इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें जो है प्रभावती गुप्ता को जो है धारण गोत्र की बताया गया है। क्या गोत्र बताया? धारण गोत्र। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है 13वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी थी, क्या थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी क्या थी? बताइएगा जल्दी से। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी थी क्या? मथुरा थी क्या? उज्जैन, धारा, मगध? क्या थी दोस्तों? उज्जैन थी। द्वितीय राजधानी क्या थी दोस्तों? उज्जैन थी इसकी। ठीक है, धारा किसकी थी? धारा भी बताइएगा, धारा किसकी थी? परमारों की। परमारों की राजधानी क्या थी? धारा थी दोस्तों। आगे पढ़ेंगे इसको। एक नाम आता है दोस्तों धारा में, क्या नाम आता है? भोज परमार। भोज परमार 1000 ईस्वी के आसपास इसका शासन था। भोज परमार वही है दोस्तों। इसके बारे में ये जब मरा था तब कहा जाता है कि विद्वानों ने कहा था, अद्य धारा निराधारा निरावलंबा सरस्वती। ये बहुत बड़ा विद्वान था। कौन? भोज परमार। ठीक है, अगला प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की इसका स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? किस शासक द्वारा की गई थी? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? बताइए जल्दी से, क्या है इसका आंसर? कुमारगुप्त। ठीक है, ये नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहलाता है। ऑक्सफोर्ड कहलाता है किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे ये बताइए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पाल शासक है दोस्तों, कौन है? पाल शासक है। पाल शासक ने की थी। कौन शासक थे वो? उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये आपके लिए काम है। ठीक है, अगला प्रश्न है 15वां, शक्रादित्य किसकी उपाधि है? शक्रादित्य किसकी उपाधि है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय किसकी उपाधि थी दोस्तों? ये थी स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त की उपाधि क्या थी? शक्रादित्य। और कुमारगुप्त की क्या थी? महेंद्रादित्य। क्या थी? महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य किसकी थी दोस्तों? कुमारगुप्त की थी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। पुष्यमित्रों का दमन किसने किया? बताइएगा जल्दी, पुष्यमित्रों का दमन किसने किया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने किया दोस्तों? पुष्यमित्रों का जो दमन किया वो किया था स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। और पुष्यमित्रों का जो आक्रमण हुआ था वो कुमारगुप्त के टाइम पे हुआ था। ठीक है, कुमारगुप्त को इन्होंने परेशान किया था, लेकिन स्कंदगुप्त ने इनको पराजित कर दिया था, इनका एंड कर दिया था। ठीक है, 17वां प्रश्न है दोस्तों, किसको हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? किसको हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? बताइए दोस्तों। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य? किसको? स्कंदगुप्त को करना पड़ा था दोस्तों। ठीक है, स्कंदगुप्त को ही हूणों का आक्रमण करना पड़ा था दोस्तों। ठीक है, हूणों का जो आक्रमण है ये 500 ईस्वी के आसपास में हुआ था। ठीक है, 550 में तो गुप्त शासन समाप्त ही हो गया था लगभग। 18वां प्रश्न है दोस्तों, चीनी यात्री फाइवान किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइए कि फाइवान तो आया था इसके अलावा हैनसांग और इत्सिंग भी आया था। हैनसांग किसके दरबार में आया था दोस्तों? ये बताइएगा मुझे। हैनसांग। ठीक है, हैनसांग और इत्सिंग बाद में आया था हैनसांग के, लेकिन हैनसांग के बारे में बताइए किसके दरबार में आया था? तो फाइवान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है 19वां, गुप्त काल की राजकीय भाषा थी, क्या थी दोस्तों? प्राकृत, संस्कृत, अवधी, पाली? क्या थी दोस्तों? जो प्राकृत थी दोस्तों ये जो थी ये मौर्य काल की थी। किस काल की? मौर्य काल की थी। ठीक है, यहाँ गुप्त काल की बात हो रही है। गुप्त काल में कौन सी थी?
संस्कृत भाषा थी। ठीक है दोस्तों, संस्कृत भाषा बोली जाती थी। यहाँ आम लोग जो है आम लोग संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे, आम लोग दूसरी भाषाओं का प्रयोग करते थे। लेकिन जो उच्च वर्ग के जो लोग थे वो क्या बोलते थे दोस्तों, उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है, ऐसा जो है कालिदास के नाटकों में भी देखने को मिलता है। जो कालिदास के नाटक हैं उसमें उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो संस्कृत भाषा बोलते हैं। कौन सी? संस्कृत भाषा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम यानी कि मिट्टी की गाड़ी किसने, मृच्छकटिकम पुस्तक किसने लिखी? रघुवंश किसने लिखी? अमरकोश किसने लिखा? मुद्रा राक्षस किसने लिखा? कौन सा जो है इसमें सुमेलित नहीं है ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है, बिल्कुल सही है। रघुवंश कालिदास ने लिखी है। अमरकोश किसने लिखी? अमर सिंह ने लिखी। किसने लिखी? अमर सिंह ने लिखी। ठीक है, शपणक ने नहीं लिखी। ठीक है, और मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त ने लिखी। ठीक है दोस्तों, आपके लिए एक काम है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे। क्या थे? 9 रत्न थे। इन 9 रत्नों के नाम जो है आप मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और मुझे इनका विभाग भी बताएंगे। जैसे अमरकोश का लेखक अमर सिंह था, इसी प्रकार से जो है रघुवंश ये जो कालिदास है ये साहित्यकार था। ठीक है, इसी प्रकार से शंकु, शपणक, बाकी सारों के नाम, और वेताल भट्ट वगैरह जो जादूगर था, इन सब के बारे में बताएंगे आपकी ये क्या थे और कौन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 21वां, गुप्तकालीन अवशेष देखे जा सकते हैं। कहाँ देखे जा सकते हैं? गुप्तकाल से संबंधित कौन सी चीज़ें हैं? अजंता की गुफाएं, लोह स्तंभ दिल्ली, सुल्तानगंज की प्रतिमा, उक्त सभी। ठीक है, कहाँ देखी जाती दोस्तों? उक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उक्त सभी। दोस्तों जो दिल्ली का लोह स्तंभ है इस पर एक शब्द मिलता है बल्ख। बल्ख, यदि ये बल्ख जो है सही माना जाए, यदि ये गुप्त काल का ही लिखा हुआ शब्द हो तो दोस्तों ऐसा स्वीकार किया जाना चाहिए कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है उसका जो शासन है वो बल्ख तक था। बल्ख यानी कि बदख्शां तक था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 22वां प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। मूर्धावशिक्त, करण, अम्बष्ट, पार्श्व क्या थे? क्या है दोस्तों? ये मिश्रित जातियां, करों के प्रकार, अधिकारीगण और समारोह। दोस्तों अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह ये हमने पढ़े हैं। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह है, प्रतिलोम विवाह है, इनके परिणाम स्वरूप इन जातियों का जो है प्रादुर्भाव हुआ था। तो ये क्या थी? एक तरह से मिश्रित जातियां थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 23वां प्रश्न है, कायस्थ का एक जाति के रूप में उदय किस काल में हुआ? तो किस काल में हुआ? एक जाति के रूप में, एक वर्ग के रूप में, जाति के वर्ग रूप में बाद में ये विकसित हुई, लेकिन एक वर्ग के रूप में मौर्य काल, सातवाहन काल, गुप्त काल, हर्ष काल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुप्त काल दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। जो कायस्थ थे दोस्तों ये एक तरीके से कर्णिक थे। क्या थे? कर्णिक यानी कि एक तरीके से वर्तमान क्लर्क थे। क्या थे? क्लर्क थे दोस्तों। ये लेखा जोखा का काम करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 24वां, समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका का शासक था। कौन था दोस्तों? बताइए। हमने अशोक के समय भी पढ़ा था एक शासक, चंद्रगुप्त मतलब श्रीलंका का शासक। बताइए उस समय तो कौन था? तिष्य था। कौन था? तिष्य था, जिसने अशोक की देखा देखी करके देवानाम पिए की उपाधि धारण करी थी। तो बताइए कौन था समुद्रगुप्त के समय? मेघवर्मन, महेंद्रवर्मन, राजराज। कौन था दोस्तों? बताइए जल्दी से। मेघवर्मन था। ठीक है, कौन था? मेघवर्मन। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 25वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी हरिशेन था। क्या था दोस्तों? ये बहुत महान विद्वान था दोस्तों और बहुत बड़ा अधिकारी था। ठीक है, तो महासंधि विग्राहक यानी कि विदेश मंत्री, कुमारामात्य यानी कि मुख्य सचिव, महादंडनायक यानी कि मुख्य न्यायाधीश, उक्त सभी। तो दोस्तों ये जो था ये उक्त सभी है। महासंधि विग्राहक यानी कि क्या? विदेश मंत्री ये भी था, कुमारामात्य मुख्य सचिव भी था, महादंडनायक और ये मुख्य न्यायाधीश भी था। सारे ही विभाग इसके पास था। ठीक है दोस्तों, हरिशेन। ठीक है, हरिशेन की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 26वां प्रश्न है, कौन सा विद्वान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन नहीं था? ये देखना है दोस्तों। बताइए। वेताल भट्ट, शंकु, शपणक, अमर सिंह थे दोस्तों। ये चार तो कौन थे? ये तो उसके नवरत्नों में थे। वसुमित्र कौन था? वसुमित्र किसके इसमें था? कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के काल में था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
वसुमित्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ प्रश्न आपके समझ में आ रहे होंगे और चीज़ें क्लियर भी हो रही होगी। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रथम विजय मानी जाती है। समुद्रगुप्त की प्रथम विजय कहाँ की मानी जाती है, बताइएगा जल्दी। आर्यावर्त, दक्षिणापथ, आर्टविक, राजपूताना, कहाँ की मानी जाती है दोस्तों। आर्यावर्त की विजय जो है प्रथम विजय मानी जाती है, आर्यावर्त की प्रथम विजय। ठीक है, 28वां प्रश्न है, कौन से राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न, आपको ये चीज़ ध्यान रखना, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कौन से राज्यों के प्रति अपनाई। आर्यावर्त, दक्षिणापथ, आर्टविक, राजपूताना, कौन से राज्यों के प्रति। तो दोस्तों दक्षिण के जो राज्य थे उनके प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, यानी कि उनको जीता और उनको बख्श दिया और उनका राज्य वापस उनको लौटा दिया। ये नीति अपनाई थी समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति। ठीक है, दूर स्थित है विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, इतनी दूर शासन करना संभव नहीं था, तो उसने दूरदर्शी सोच अपनाई और उनका राज्य उनको वापस दे दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 29वां प्रश्न है दोस्तों। 29वां प्रश्न इस प्रकार से है, समुद्रगुप्त ने किन राज्यों के प्रति सर्वदानाज्ञाकरण प्राणायाम, एक बार और पढ़िए, सर्वदानाज्ञाकरण प्राणायाम की नीति अवलंबन की। कौन से राज्यों के प्रति दोस्तों, कौन से राज्यों के प्रति, तो बताइए जल्दी से, कौन से राज्यों के प्रति दोस्तों। जो सीमांत राज्य थे, यानी कि उसके सीमा के आसपास वाले, मान लो ये राज्य हैं, तो इस राज्य के सीमा अगर ये ज़्यादा माथा उठाएंगे तो इनका राज्य लौटाएंगे क्या, नहीं लौटाएंगे, तो इनके प्रति क्या, कौन सी नीति अपनाई थी, सर्वदान आज्ञाकरण प्राणायाम, ये नीति अपनाई थी दोस्तों। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों, गुप्तकालीन कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो कौन क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्मृतियों, बृहत संहिता, अमरकोश, उक्त सभी। कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों, जल्दी से बताइए। उक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में ये 30 प्रश्न हमने देखे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके 30 में से 30 प्रश्न सही होते हैं या 29 प्रश्न सही होते हैं। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि आज के इस वीडियो के आपके 30 में से 30 प्रश्न सही हो जाएं, क्योंकि सिंपल प्रश्न है और ये पूरे के पूरे प्रश्न हैं वो 10वीं की किताब में से हैं। कल हम लेंगे 12वीं की किताब में से प्रश्न लेंगे दोस्तों, और उसके अलावा कुछ एडवांस लेवल के प्रश्न भी लेंगे, ताकि कोई एडवांस लेवल के प्रश्न आए तो वो भी आपकी गलत नहीं हो। ठीक है दोस्तों, और आपको एक होमवर्क दिया था मैंने, क्या होमवर्क है, 9 रत्नों के नाम बताइए और उनके विभाग भी बताना है। ठीक है दोस्तों, ओके, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, आप वीडियो देखते रहिए और घर पे रह करके पढ़ाई करते रहिए। ठीक है दोस्तों, ओके।